गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों पर विचार विमर्श कर चुके हैं। मुख्य रूप से अपन ने अब तक महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक और सामाजिक परिषद की चर्चा की है। अब इसके एक और महत्वपूर्ण अंग जिसे न्यास परिषद कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। न्यास परिषद की पृष्ठभूमि बता दें कि न्यास परिषद की संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में स्थापना से पूर्व लगभग इसी प्रकार की एक व्यवस्था राष्ट्रसंघ से संयुक्त राष्ट्र संघ से पूर्व स्थापित एक संगठन जिसे राष्ट्रसंघ कहा गया था, लीग ऑफ नेशंस, उसमें थी। लेकिन उसमें उसको मैंडेट व्यवस्था कहा जाता था। मैंडेट व्यवस्था और न्यास परिषद में अंतर है, इसकी चर्चा अपन करेंगे अभी। उसी प्रकार की मैंडेट व्यवस्था से प्रेरित होते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यास परिषद के सिद्धांत को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का 8वां अध्याय न्यास परिषद के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करता है। अनुच्छेद 75 में उसकी संरचना के बारे में और उसकी स्थापना के बारे में बतलाया गया। मौलिक रूप से इसके पीछे ये धारणा है कि हम 1945 के समय की बात कर रहे हैं। उस समय जब स्थापना की गई थी उसके पीछे एक सोच थी कि आज भी इस विश्व में ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग इस कदर पिछड़े हुए हैं, इतने अधिक बैकवर्ड हैं कि वो स्वयं अपनी व्यवस्था को संभाल नहीं सकते। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो इसका तात्पर्य ये है कि वो स्वशासन के योग्य नहीं है। अभी वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी आवश्यक है, इस प्रकार की शिक्षा दी जानी आवश्यक है, राजनीतिक शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित करना, जिनके आधार पर वो इस योग्य हो सके कि अपने राज्य का भार स्वयं अपने कंधों पर लेकर इस व्यवस्था को संभाल कर राज्य के विकास को आगे बढ़ा सके। जब तक वो इस योग्य नहीं हो जाते तब तक न्यास परिषद के जो प्रशासक राज्य हैं वो राज्य उनको अपने अधीन लेकर इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे, उनको इस प्रकार से तैयार करेंगे, उनका इस प्रकार से विकास करेंगे कि कुछ समय में वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस बात को आधार मानकर न्यास परिषद की स्थापना की गई थी। ये जो न्यास परिषद का न्यासिता जो सिद्धांत है, 14 जुलाई 1943 को अमेरिका में एक प्रारूप छपा था। उस प्रारूप के अनुच्छेद 12 में इसके बारे में लिखा गया था। उसमें कहा गया कि ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहाँ के लोग अपनी पूरी तरह स्वशासन के योग्य नहीं हैं, न्यास पद्धति का सिद्धांत उनके ऊपर लागू किया जाएगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो स्थानीय लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए शासन किया जाएगा और उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था, अंतिम उद्देश्य ये था कि इन पराधीन क्षेत्रों के लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान कर उनको परिपक्व बनाकर शासन सत्ता उनके हाथों में सौंपना ताकि वो अपना शासन चला सके। चार्टर के अनुसार न्यास परिषद के 4 उद्देश्य तय किए गए थे। पहला जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, न्यास परिषद का भी उद्देश्य माना गया। दूसरा, जो स्थानीय लोग थे जो न्यासिता प्रदेश के अंतर्गत आने थे, उन लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, उनको स्वतंत्रता के सारे पाठ पढ़ाना ताकि वो स्वशासन के क्रमिक विकास को समझ सके। तीसरा, जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना उनके मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति उनमें आस्था बढ़ाना ताकि वो दुनिया के देशों के साथ एकाकार हो सके। उन राज्यों के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे सदस्य मिलकर
उन राज्यों के प्रति, उन लोगों के प्रति समानता के व्यवहार को स्थापित करना और उन्हें ये विश्वास दिलाना कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भी उनको समानता का सिद्धांत दिया जाएगा। न्यास परिषद के जो प्रदेश थे, उन प्रदेशों में मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। एक वो जो ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि जो पश्चिमी शक्तियां थी, यूँ कहें कि जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उनके अधीन जो प्रदेश थे, उन प्रदेशों पर न्यायशीलता सिद्धांत। लेकिन आपको बता दूं कि ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड के वशवर्ती जो राज्य थे, उनके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई अधिकार नहीं था। उनके बारे में केवल इन साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को एक रिपोर्ट दी जाती थी। तो दूसरा था, उसको न्यास प्रदेश कहा गया। ये 3 प्रकार के थे। एक मैंडेट के अधीन प्रदेश, यानी कि जो राष्ट्रसंघ के अधीन मैंडेट व्यवस्था थी, उसमें जो प्रदेश थे उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन लाना था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन मैंडेट व्यवस्था के कोई प्रदेश शामिल नहीं थे। दूसरा था, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो शत्रु राज्य से छीने गए प्रदेश थे, इन प्रदेशों की कुल संख्या 11 थी। ये जो शत्रु राज्य थे, यानी कि मित्र राष्ट्रों की इसमें जीत हुई थी, और जो धुरी राष्ट्र थे जिनकी पराजय हुई थी, उन राज्यों से जो प्रदेश छीने गए थे उनको न्यास पद्धति के अंतर्गत लाया गया, और ऐसे प्रदेशों की संख्या 11 थी। और तीसरा इसमें था, महाशक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा से सौंपे गए प्रदेश, लेकिन महाशक्तियों ने किसी भी प्रदेश को, किसी भी क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास पद्धति के अधीन शामिल नहीं किया था। न्यास परिषद के गठन का मामला है। इसका गठन 3 प्रकार से होता है। पहला, जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया था, यानी कि वो राज्य जो न्यायशीलता पद्धति के अंतर्गत थे, उन राज्यों की जिम्मेदारी जिन राज्यों को सौंपी गई थी कि वो उनको स्वशासन के योग्य बनाकर उनको स्वतंत्र करे, ऐसे राज्य थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ये 4 राज्य, उनको जिम्मा दिया गया कि ये 11 जो प्रदेश हैं, इन प्रदेशों को स्वशासन के योग्य बनाएंगे। दूसरा, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, उनको न्यास पद्धति में शामिल किया गया था। हालांकि इनके अधीन कोई न्यास क्षेत्र शामिल नहीं था। ये थे चीन, फ्रांस और सोवियत संघ। तत्कालीन समय सोवियत संघ था, आज हम इसे रूस के नाम से जानते हैं। चूँकि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य थे, जिनमें से 2 अमेरिका और ब्रिटेन को राज्यों का भार सौंपा गया था, बाकी 3 बचे थे, उनको भी न्यास पद्धति के संगठन में शामिल किया गया, चीन, फ्रांस और सोवियत संघ, यानी कि अब वर्तमान में रूस को। तीसरा, दूसरे ऐसे राज्य जिनको न्यास प्रदेशों का शासन प्रबंध चलाने के लिए महासभा के द्वारा चुना जाना था। महासभा इनका निर्वाचन 3 वर्ष के लिए करती थी, और कोई राज्य दोबारा भी चुना जा सकता था। इस प्रकार से न्यास परिषद के संगठन में कुल 12 राज्य शामिल थे। 4 राज्य जिनको भार सौंपा गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। 3 राज्य जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, चीन, फ्रांस और सोवियत संघ। 5 राज्य ऐसे जिनका चुनाव महासभा के द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता था। न्यास परिषद जो मौलिक रूप से कार्य करती थी, मैं बतला चुका हूँ कि उनका उद्देश्य यही था कि ऐसे राज्य जो स्वशासन के योग्य नहीं हैं, उनको राजनीतिक शिक्षा देकर स्वशासन के योग्य बनाना और उनको स्वतंत्र करके उनके हाथ में अपने राज्य की बागडोर सौंपना। न्यास परिषद का कार्य था जनता की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना। जो न्यास परिषद के अधीन आने वाले राज्य थे और उनके जो प्रबंधकर्ता राज्य थे, प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट
महासभा को भेजते थे और महासभा इनके ऊपर विचार करके निर्णय करती थी। जो ये प्रशासनिक सत्ताएं थी, यानी कि जो ये 12 राज्य थे जो इसके संगठन में शामिल थे, ये रिपोर्टें भेजने का कार्य करती थी और इनके परामर्श से, इनके विचार विमर्श से महासभा इनका प्रशासन चलाने संबंधी निर्णय करती थी। महासभा और भी किसी भी प्रकार का निर्णय इन संगठनकर्ताओं के परामर्श से, उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों से कर सकती थी और साथ ही साथ जो न्यास पद्धति के संगठनकर्ता राज्य थे वो समय समय पर न्यासीय प्रदेशों का निरीक्षण भी करते थे, उनका दौरा भी करते थे, ताकि ये जान सके कि वो किस स्तर तक सक्षम बने हैं या उनको स्वतंत्र करने का समय आया है या नहीं। इस बारे में निर्णय करके ये अपनी रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करते थे। न्यास परिषद संबंधी जो भी निर्णय किए जाते थे, न्यास परिषद के संगठन में शामिल 12 राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत से होते थे। प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट माना जाता था। न्यास परिषद अपने कार्य संचालन के नियम स्वयं बनाती थी। इसमें ये भी शामिल है कि न्यास पद्धति के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से होगा। न्यास परिषद के वर्ष में 2 अधिवेशन हुआ करते थे, एक जून में और एक नवंबर में। महासभा के प्रस्ताव और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कभी भी विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता था और महासभा और सुरक्षा परिषद कभी भी न्यासी प्रदेशों का दौरा कर सकती थी या अपना प्रतिनिधिमंडल भी भेज सकती थी। अभी अपन ने न्यास पद्धति और मैंडेट व्यवस्था की चर्चा की थी। मैंने ये बताया था कि अपन इसके बारे में इसका जो अंतर है, जो इनकी तुलना है, वो भी करेंगे। ये मैं बतला चुका हूँ कि मैंडेट व्यवस्था राष्ट्रसंघ के अधीन थी और न्यास व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन थी। न्यास व्यवस्था और मैंडेट व्यवस्था में मौलिक रूप से क्या अंतर था कि न्यास प्रणाली का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, जबकि मैंडेट प्रणाली केवल जर्मनी और टर्की से छीने गए प्रदेशों तक सीमित थी। दूसरा, न्यास व्यवस्था में न्यास प्रदेशों का निरीक्षण किया जा सकता था। उनके जो भी प्रार्थना पत्र हुआ करते थे न्यासीय राज्यों के, उनके ऊपर विचार विमर्श भी किया जा सकता था। लेकिन मैंडेट व्यवस्था में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। न्यास व्यवस्था में सब शासन का स्पष्ट रूप से विचार सम्मिलित था, यानी कि वो इस योग्य बनाएंगे उनको कि वो अपने दायित्व स्वयं संभाल सके और स्वशासन के योग्य बन सके। जबकि मैंडेट व्यवस्था में इस प्रकार की कोई बात शामिल नहीं थी। वो सीधे साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन थे और उनका पूरा का पूरा नियंत्रण साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा ही किया जाता था। मैंडेट व्यवस्था में जो मैंडेटों की समस्या थी, मुख्य रूप से मैंडेट आयोग के क्षेत्र में समझी जाती थी। यानी कि मैंडेट व्यवस्था को संचालित करने के लिए मैंडेट आयोग बनाया गया था और उसके अधीन ही उसकी शक्ति थी। लेकिन न्यास व्यवस्था में न्यास परिषद के अतिरिक्त महासभा और सुरक्षा परिषद भी, जो ये पराधीन देश थे, इनकी समस्याओं पर विचार विमर्श भी करते थे, इनमें दिलचस्पी भी लेती थी, उनको निराकरण करने का प्रयास भी करती थी। न्यास परिषद की रचना और संगठन मैंडेट व्यवस्था की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र, संतुलित और सुसंगठित था। आज अपन अगर न्यास परिषद की बात करें तो यही एकमात्र ऐसा अंग है जिसने अपने कार्य में 100% सफलता अर्जित की है और उसी के कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को आज विलोपन यानी कि समाप्ति का सामना करना पड़ रहा है। न्यास पद्धति के अंतर्गत जो भी देश थे वो 15-20 वर्षों की अवधि में स्वतंत्र हो गए थे। जैसे 1957 में ब्रिटिश टोगोलैंड, 1960 में फ्रेंच कैमरून, फ्रेंच टोगोलैंड, इटालियन सोमालीलैंड, 1961 में ब्रिटिश कैमरून तथा टंगानिका, 1962 में रुवांडा उरुंडी, 1968 में नीरू द्वीप और 1973 में न्यू गिनी के न्यास क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे। सितंबर 1975 में पापुआ न्यू गिनी भी स्वतंत्र हो गया और उसके पश्चात केवल एक राज्य बचा, पलाऊ। वो भी आखिरकार
नवंबर 1994 में स्वतंत्र हो गया था और उसके परिणाम स्वरूप आज न्यास पद्धति के अंतर्गत कोई भी राज्य, कोई भी पराधीन देश, कोई भी क्षेत्र नहीं है। यानी कि न्यास पद्धति ने अपना कार्य पूर्ण किया और उसी के साथ ही 1994 में, नवंबर 1994 में सुरक्षा परिषद ने न्यायिकता सिद्धांत या न्यायिकता समझौते को समाप्त कर दिया। इसका मतलब आज एक प्रकार से न्यास परिषद समाप्त हो चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में आज भी न्यास परिषद माना जाएगा, आज भी एक अंग के रूप में शामिल रहेगा, लेकिन उसका कार्य नहीं है। जो न्यास पद्धति के अंतर्गत प्रारंभिक 11 देश थे, उनके बारे में मैं आपको बतला दूं कि वो कौन से देश थे और उनका प्रशासक किसको बनाया गया था। जैसे न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत था, रुवांडा उरुंडी बेल्जियम, फ्रेंच कैमरून फ्रांस, फ्रेंच टोगोलैंड फ्रांस, पश्चिमी समाओ न्यूजीलैंड, टांगानिका ब्रिटेन, ब्रिटिश कैमरून ब्रिटेन, ब्रिटिश टोगोलैंड ब्रिटेन, नीरू द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया, सोमालीलैंड इटली। और जो प्रशांत महासागर में स्थित छोटे मोटे टापू थे, उनका जो न्यास प्रदेश शामिल किया गया था वो, और उनका भार अमेरिका को सौंपा गया था। इस प्रकार से न्यास परिषद अपनी सफलता के कारण से आज समाप्त हो चुका है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, ये था न्यास प्रदेश, न्यास पद्धति, न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग अपन पूर्ण कर चुके हैं। अब इसके पश्चात अपन आगे बात करेंगे अगली क्लास में एक और अंतिम अंग जिसे सचिवालय कहा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।